हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न पीई ज्ञान कोश। मैं आप सबका अपना प्यारा चहीता टीचर मेंटर डॉक्टर निखिल शर्मा। हम लोग जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम पहले ही कार्टिलेजिस, टेंडन, लिगामेंट का बेसिक कंसेप्ट, साथ में हमने बोन्स और जॉइंट्स के बारे में डीप स्टडी कर ली है। अगर आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है, जो कि मुझे यकीन है कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो मैं एक बार अपना जो वीडियो का लिंक है वो यहाँ ऊपर डाल दूंगा। आप उसे देखिए, आप समझिए कि किस तरह से मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की है अपनी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ जाएगा। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं यहाँ पे मसल्स के रिलेटेड, और हमारा जो टॉपिक है मसल्स का, जिसमें हम मसल्स और साथ में इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हम इसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज नोन एज मसल्स। आपकी अपनी स्क्रीन पर आप रेडी रहे, देखिए। तो मसल्स जो है बेसिकली हमें पता है कि जो मसल्स हैं दे आर मीजोडर्मल इन नेचर, दे आर मीजोडर्मल। देखिए, मीजोडर्मल का मतलब होता है कि दे जो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बिफोर द टाइम ऑफ, मतलब बिफोर क्या, जब एम्ब्रियो से ही हमारा काम, हमारी प्रोसेस शुरू हो जाती है, दैट कंडीशन इज नाउन एज मीजोडर्मल। सो मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, या फिर नेचर में कह सकते हैं। और मसल्स जो है दे आर द कॉन्ट्रैक्टाइल एंड सॉफ्ट टिश्यूज। कॉन्ट्रैक्शंस होती है जितनी जब हमारी कोई बॉडी में मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन। इसके बारे में, होल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले थोड़ा इंट्रो में आपको मसल्स के बारे में दे रहा हूं। आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि मसल्स आर मीजोडर्मल इन नेचर और ओरिजिन, ठीक है। दे आर द कॉन्ट्रैक्टाइल एंड सॉफ्ट टिश्यू। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड सॉफ्ट टिश्यूज, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड सॉफ्ट टिश्यूज। होता क्या है, बहुत सारे स्ट्रेची, मतलब कि जो खिंचोने, मतलब जिनमें स्ट्रेच बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे स्ट्रेची फाइबर्स आपस में मिलकर ये मसल्स का निर्माण करते हैं। और हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स, मतलब कहीं कहीं पे 650 मसल्स के बारे में बात करी है, बट आप अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 600 मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो और जो मसल्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि द स्टडी ऑफ मसल्स, उसे हम कहते हैं मायोलॉजी, मायोलॉजी। मायो का मतलब क्या होता है? मसल्स, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ मसल्स इज नाउन एज मायोलॉजी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो मसल्स हैं हमारे बॉडी में, किस तरह से मसल्स, कहां कहां पर मसल पाए जाते हैं। ऐसा शरीर का कोई कोना नहीं है जहां पे मसल नहीं पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब ये हमारा यहाँ पे फ्रंटल एरिया है, ये फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन से लेके हमारे पांव तक जो है वो मसल्स पाए जाते हैं। आगे फ्रंटल मतलब हमारा जो वेंट्रल एरिया और डॉर्सल एरिया, दोनों ही साइड में मसल्स और मसल्स ही पाए जाते हैं। ठीक, इन मसल्स का काम क्या होता है? ये मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो मूवमेंट हो गया, फिर हमारी बॉडी में जो पोस्चर है हमारा, किस तरह से खड़े हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, तो पोस्चर को मेंटेन करना भी मसल का काम होता है। फिर सबसे बड़ी बात है, मसल्स हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकत प्रोवाइड करते हैं। फिर सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को। हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होता है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी कि 37, एक पॉइंट चीज नोट करना, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर के बारे में। तो ये जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होता है ये भी मसल्स करवाते हैं। जो हमारी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, जहां से हम खाना जो है, फूड जो एंटर करता है नीचे वाले पोर्शन पे, स्टोमक में जाता है, तो वो जो ओपनिंग हो रही है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो भी मसल्स द्वारा की जाती है। हम जो रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स है ना, तो इंटरकोस्टल्स एंड एक्सटर्नल मसल्स जो होते हैं,
ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी मसल्स ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हमारी मदद करते हैं। तो कितने सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए कि ये मसल्स के क्या फंक्शंस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स की। मसल्स कितनी प्रकार की होती है। देखिए मसल्स जो होते हैं वो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। पहला होता है स्केलेटल मसल। अब इस स्केलेटल मसल्स को हम लोग जो हैं वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। क्यों वॉलेंट्री मसल्स होते हैं? बिकॉज दे आर डायरेक्ट और कंट्रोल, दे आर डायरेक्ट और अंडर द कंट्रोल। ठीक है, जैसे मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी बॉडी में, हम रोटेशन करवा रहे हैं, हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ये हम चाह रहे हैं तो ये काम एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए हम इसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और हम दूसरा नंबर इनको आप देखिए इनमें स्ट्राइएशंस होती हैं। मैं अभी एक डायग्राम बताऊंगा इसके बाद नेक्स्ट वाली, जहां आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, और इनको स्ट्राइएटेड मसल्स कहा जाता है। स्ट्राइएटेड, STRAI, स्ट्राइएटेड, STRIATED, गलत लिख दिया मैंने स्पेलिंग इसका। स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है। और ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। आप देखिए ये वाला एरिया अगर आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये चीज दिखी आपको, ये और फिर आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये सब एरिया जो मैंने ग्रीन डॉट कर दिया है, ग्रीन से मार्क कर दिया है, तो आप देखिए इसको मैं हटा देता हूं एक बार। ये जो एरिया आपको दिखा है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम मल्टी न्यूक्लियस कहते हैं, मल्टी न्यूक्लियस। और मल्टी न्यूक्लियस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, उस टर्म को हम कहते हैं सिंक-सिटियम। दिस इज नोन एज सिंक-सिटियम। नोट डाउन करिए, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको लिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में क्या है। और जितनी भी हमारी बॉडी में फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, वो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल्स। वो स्केलेटल मसल्स के साथ होती हैं। और एक चीज और बताऊंगा, आप देखेंगे इसमें कोई शाखाएं नहीं निकल रही। जैसे ये कार्डियक मसल में आप ये देखिए इस टाइप से ना ब्रांच निकल रही है, तो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, सिंपल सा है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है। जब हम इसका स्केलेटल मसल का फाइबर का स्ट्रक्चर करेंगे, इसमें आपको और चीजें बहुत क्लियर होने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी तरीके के साथ हम बात करेंगे। तो दीज आर ऑल अबाउट द वॉलेंट्री मसल्स। देन आता है सेकंड नंबर पे स्मूथ मसल्स। ये जो स्मूथ मसल्स है इसको साफ कर देता हूं। स्मूथ मसल्स आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। इनको क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। ये वो मसल्स होती हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती। अब स्केलेटल मसल्स का ये था कि एक पॉइंट कि इसको स्केलेटल मसल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे स्केलेटन के साथ कनेक्ट होती है। दे आर कनेक्टेड विद द स्केलेटन, है ना, दे आर कनेक्टेड विद द स्केलेटन सिस्टम। तो इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, दे आर कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड क्या है, इनका काम होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए ये जो जितना भी ये काम करती हैं, ये खुद से होके करती हैं, इनको किसी की कमांड की जरूरत नहीं होती है। इसको हम आदेश नहीं करते कि अब तू खाना पचाना बंद कर दे, या फिर सांस लेना बंद कर दे, या फिर हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको रोक दे, एक्सक्रीशन को रोक दे। तो ये चीजें जो है हमारे हाथ में नहीं हो रही, तो इसलिए इसको हम स्मूथ मसल्स का नाम देते हैं। और इसका एक नाम और है एस्ट्राइएटेड। इसको एस्ट्राइएटेड मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, वो धारियां नहीं बनी होती इनके अंदर। और इसी के साथ एक और मसल्स का इनको नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज विसरल मसल्स। विसरल आपको पता है कि फ्लूइड होता है, पानी होता है, तो इसलिए इनको विसरल मसल भी कहा जाता है। ओके, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होती हैं स्मूथ मसल। अब आती है थर्ड वन, ये आ गई हमारी पहली, ये आ गया स्मूथ मसल तीसरी, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। देखिए कार्डियक मसल्स को हम कहते हैं हर्ट मसल्स, दे आर नोन एज हर्ट मसल्स। ये दोनों काम करती है, ठीक है, इट एक्ट्स एज बोथ वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री। देखिए ये वॉलेंट्री का भी काम कर रही है और इनवॉलेंट्री का भी काम करती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स।
वॉलेंट्री में जैसे मैंने बताया कि इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स की खासियत क्या होती है? स्ट्राइएशंस। और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे आर नॉट इन डायरेक्ट कंट्रोल, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कंट्रोल। ये दोनों की दोनों खासियत जो है वो हर्ट मसल्स में यानी कि कार्डिक मसल में पाई जाती है। अगर आप कार्डिक मसल्स को देखिए, इनमें इस तरह की स्ट्राइएशंस आपको दिख रही होंगी। ये स्ट्राइएशंस आपको दिख रही हैं, ये वाली धारियां आपको दिख रही हैं, ये स्ट्राइएशंस दिख रही हैं। लेकिन ये हर्ट मसल्स हैं, हर्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हर्ट मसल्स बेसिकली जो कार्डिक मसल की जो वॉल हर्ट की जो वॉल होती है, अंदर की वॉल में अपना क्या बोलते हैं इसको, मिडल वॉल है ना, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एपिकार्डियम हो गया बाहर का, ठीक है। मायोकार्डियम, दिस इज नोन एज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम वॉल जब हम हर्ट का चैप्टर करेंगे, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ये मायोकार्डियम कहाँ है, एपिकार्डियम कहाँ है और एंडोकार्डियम कहाँ है। तो ये जो मसल्स हैं ये उसी की, मायोकार्डियम जो है ये स्मूथ, ये हमारा कार्डिक मसल्स की बनी होती हैं। बाकी जो दोनों हमारी जो वॉल्स हैं, एक हमारी एपिकार्डियम और दूसरी एंडोकार्डियम, ठीक है, ये दोनों जो वॉल्स होती हैं ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। ओके, तो इसीलिए जो हर्ट मसल है उन्हें हम कार्डिक मसल्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो कार्डिक मसल्स होते हैं बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हर्ट, ठीक है। हर्ट को पंप करने के लिए ये कार्डिक मसल्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है। अब आप इसका जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक सिंपल चीज में स्ट्रक्चर देखिए ये हमारा जो है पहला, दिस इज नोन एज वॉलेंट्री मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स का नाम देंगे इसको हम क्या देंगे, इसको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो स्केलेटल मसल में देखिए किस तरह से ये स्ट्राइएशंस बनी है, ये धारियां आपको दिख रही हैं, ये इस तरह से ये धारियां बनी हुई हैं बीच में, है ना। ये धारियां जो आपको दिख रही है, लाइनें दिख रही हैं, दे आर नोन एज स्ट्राइएशंस। तो ये इस तरह से स्ट्राइटेड मसल्स हैं और ये अनब्रांच्ड है, इनकी शाखाएं ही नहीं होती हैं। देखिए ये कार्डिक, सेकंड नंबर ये हमारा हर्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे हर्ट मसल या फिर कार्डिक मसल, या फिर से क्या बोलेंगे, कार्डिक मसल। अब ये कार्डिक मसल्स देखिए किस तरह से हैं, किस तरह से दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में, तो यहाँ पर जो है स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट हैं यहाँ, और इनवॉलेंट्री की तरह इनमें ब्रांचेस भी होती हैं और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हर्ट मसल। देखिए कितना रिजेंबल है, कितनी आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा है, आपको डिफरेंस, क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। एंड द थर्ड वन इज नोन एज स्मूथ। ये जो हमारे जो मसल्स हैं इसको हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स, या फिर हम इसको बोलेंगे स्मूथ मसल्स, या क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ मसल्स बोलेंगे। अब स्मूथ मसल्स में देखिए आपको कितना क्लियर दिख रहा है, इसमें देयर इज नो स्ट्राइएशन, कोई भी प्रकार की स्ट्राइएशन नहीं है, और उल्टा ये ब्रांचेस में फैली हुई हैं। तो आप इसको करो नो ब्रांच, 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 ठीक है। स्ट्राइएशंस, ओके, इसमें भी स्ट्राइएशंस होती हैं, इसमें नो स्ट्राइएशंस। ओके, डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है, नॉट कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं और बायफरगेट हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। तो अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर के बारे में। ये देखिए, तो दिस इज आवर बोन, दिस इज बोन। बोन के साथ जुड़ी होती है टेंडन, बोन के साथ जुड़ा होता है टेंडन। अब आप देखिए ये व्हाइट कलर का टेंडन दिख रहा है आपको, दिस इज अ टेंडन ऑफ व्हाइट कलर, है ना। अगर आपने टेंडन के बारे में या फिर लिगामेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिंक दे रखा था, अब आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में, जो टेंडन और लिगामेंट का बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताया है। तो टेंडन और बोन, उसके बाद आगे जुड़ता है टेंडन के साथ मसल। देखिए ये है मसल, दिस इज नोन एज मसल। ये रेड कलर का जो है आपको हल्का हल्का सा रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज टेंडन, दिस इज मसल। अब मसल्स की, जब हम मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं डाइसेक्ट करने के बाद, तो हमें क्या चीज दिखती है, हमें सबसे पहले दिखता है एपिमाइसियम। क्या दिखता है, एपिमाइसियम। एपिमाइसियम का मतलब होता है जो बाहर वाली मसल की लेयर है, एपी का मतलब होता है आउटर,
एपी को क्या बोलते हैं, आउटर। और माइसियम जो वर्ड है, ये जो माइसियम वर्ड होता है इसको यूज किया जाता है मसल्स के लिए। कार्डियम को यूज किया जाता है हार्ट के लिए। ओके, माइसियम वर्ड इज यूज्ड फॉर मसल। सो ये आउटर मसल की जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, इसको हम कहेंगे एपीमाइसियम। ओके, फिर ये अंदर का जो बात है, ये अंदर का जब इसको डाइसेक्ट करने के बाद ये बेसिकली दे आर द फैसिकुलाइज, फैसिकल्स बोलते हैं, मसल बंडल्स इसको हम कहते हैं। मैं अभी और डीपली आपको बताऊंगा, मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, डायग्राम जो है पेन से ही बना के रखी थी, उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अभी बताऊंगा। लेकिन आप ये चीज समझ लीजिए, जो अंदर की जो लेयर आ रही है दैट इज नोन एज पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम का मतलब दिस इज अ सेकेंड लेयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है ये मसल फाइबर की। ओके, दिस इज अ मसल, इसको हम मसल कहेंगे, इसको मसल्स कहेंगे, इसको मसल फाइबर यानी कि मसल बंडल कहा जाता है इसको। ओके, मसल बंडल्स के जो अंदर यानी कि दिस इज मसल फाइबर, इसको क्या बोलेंगे, इसको मसल फाइबर के नाम से हम इसको बोलेंगे, मसल फाइबर। और जो मसल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको एंडोमाइसियम कहा जाता है। दिस इज अ थर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग इनसाइड। एंडो का मतलब हो गया अंदर, माइसियम का मतलब हो गया मसल। और जो मसल फाइबर के बाद क्या आता है, सबसे छोटा यूनिट, उसे हम कहा कहते हैं मायोफिब्रिल। दिस इज मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल क्या हुआ, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको पता लग जाएगा। सबसे ऊपर बाहर क्या आया, मसल। मसल के बाद अंदर आते हैं मसल बंडल्स। मसल बंडल्स या फिर हम इसे कहते हैं फैसिक्यूलस। फैसिक्यूलस हो गया हमारा प्लूरल, और सिंगुलर होता है फैसिक्यूलाई। सिंगुलर में क्या बोलते हैं इसको, फैसिक्यूलाई। ओके, फिर इसके बाद अंदर आता है मसल फाइबर्स। ओके, फिर मसल फाइबर्स के बाद आता है हमारा मायोफिब्रिल। और इन जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, मायोफिब्रिल में अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंटिन्यूसली रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, और उन यूनिट्स को हम लोग कहते हैं सार्कोमियर। जो सार्कोमियर, MERE, सार्कोमियर, यही सार्कोमियर है जो फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल जिसे हम कहते हैं। और ये सार्कोमियर बेसिकली क्या है, दे आर द रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल मायोफिब्रिल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे रिपीटेटिव यूनिट्स बने होते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर है। तो जो मसल्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हम कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। दिस इज नोन एज एपीमाइसियम। मसल बंडल की जो कवरिंग है इसको हम कहेंगे पेरीमाइसियम। और जो मसल फाइबर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हम कहेंगे एंडोमाइसियम। ये चीजें क्लियर हो गई। तो मैंने कुछ इसमें एक डायग्राम बनाई थी, देखिए ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसको अभी बना के रखूंगा, वापी आपके सामने यहाँ ड्रॉ करूंगा तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही इसको कॉपी में बना के रखा था ताकि उसको सीधा ही चिपका दिया, आपको क्लियर हो जाए, पता लग जाए आपको। आप ये देखिए, ये हमारा एक मसल है, मान लो कि ये मेरे बाइसेप्स है ना, 16 का डोला ओके, तो ये हमारे बाइसेप्स है, हमने इसको किया डाइसेक्ट और उसके बाद देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ये हमें जो बाहर का लेयर दिख, ये हमारा पूरा मसल बन गया। इसको थोड़ा सा हाइलाइटर की जरूरत है। ये जो आपको दिख रही है ये मसल है। ये डाइसेक्ट करने के बाद जिसको साइड में ही मैं अलग सा बनाया था, इस तरह से मैंने देखा और हमें मिला एक मसल। ये एक मसल दिखा है हमारा। और ये जो मसल है, मसल्स का मैंने बताया कि जो मसल्स की जो लेयर है सबसे ऊपर वाली, अब से ऊपर, दैट इज नोन एज एपीमाइसियम। इसको क्या बोले, एपी मीन्स मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर, राइट। जो बिल्कुल ये हमारे मसल है, ये मसल की जो बाहर की लेयर है दैट इज नोन एज एपी मीन्स मोस्ट आउटर। आप इसको बोल सकते हैं मोस्ट आउटर लेयर। ओके, दिस इज नोन एज एपीमाइसियम। ठीक है, उसके बाद अंदर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला,
ये आ गए हमारे बंडल्स, छोटे छोटे बंडल्स, ग्रुप। बंडल्स का मतलब कैसा है, जैसे ये चीज आप देखो, मसल है, जब मसल को हमने डाइसेक्ट किया तो इस तरह से हमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप, ऐसे हल्का सबका ये ग्रुप बना। ऐसे बंडल का मतलब सब ना कि जो गांठ बांधते हैं किसी को, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपने एक को पकड़ा, 1 2 3 4 5, इसको ग्रुप बना दिया आपने। जब इसको ग्रुप बना के आपने इसका ग्रुप बना दिया तो दैट इज नाउन एज द मसल बंडल्स। इसको क्या बोला हमने, मसल बंडल का नाम दिया। और इसी मसल बंडल को हमने कहा फेसिक्यूलाई या फेसिक्यूलस। फेसिक्यूलस इज द प्लूरल, बहुत सारे हो गए तो फेसिक्यूलस हमने कहा, 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल। तो जब बहुत सारे ग्रुप्स हमारे इकट्ठे हो गए उन्हें हमने कहा फेसिक्यूलस। जब एक सिंगल ग्रुप को हमने पकड़ा दैट इज नोन एज फेसिक्यूलाई या फिर मसल बंडल, बंडल एंड बंडल्स। तो उन्हीं मसल बंडल्स की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है इसको हमने क्या बोला, दैट इज नोन एज पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम इज द सेकंड प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ द मसल्स, जो अंदर की साइड है, अपना एपीमाइसियम से अंदर। फिर इसके बीच से हमने एक मसल फाइबर को निकाला, ऐसे इनमें से एक मसल फाइबर को हमने निकाला इसकी स्टडी करने के लिए। तो ये जो मसल फाइबर की जो स्टडी है और इस मसल फाइबर के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इस कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइसियम। ये अंदर की कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये एंडोमाइसियम। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये भी मसल फाइबर्स जो है किसी के बने होते हैं, छोटे उनको हम कहते हैं मायोफिब्रिल। क्लियरली मैंने डायग्राम में दिखाया, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और जो ये एक मायोफिब्रिल है, बेसिकली ये मसल है ना, तो ये जो मायोफिब्रिल है, वो मायोफिब्रिल में बहुत सारे रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, बहुत बड़े। वो अभी मैं आपको इसके बाद जब उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा कि वो सार्कोमियर क्या होता है, ठीक है। और यही सार्कोमियर है जो कंट्रैक्शन करवाता है, जहां पे कंट्रैक्शन, जिसने कंट्रैक्शन करनी है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का कंसेप्ट आता है जब हमारी जो मूवमेंट होती है मसल्स में, वो कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये होप सो कि आपको क्लियर हो गया और सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ये बनाया हुआ, आप चाहो तो डायग्राम इसकी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देन बात करूंगा मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग, हमने ऊपर वाले मसल के बारे में देखा कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। फिर मैंने आपको जो है मसल्स के नाम बता दिए कि अंदर मसल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, बंडल्स क्या हैं, मसल फाइबर्स क्या है, मायोफिब्रिल क्या है। करने जा रहे हैं वो जो इकलौता अकेला हमने जो यहां पे मसल फाइबर निकाला था, राइट, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस वाले पोर्शन के बारे में हम लोग जो है अब स्ट्रक्चर निकालने जा रहे हैं। देखिए आपको क्लियरली डायग्राम में पता लग रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये जो है दिस इज द न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, एक हो गया एक्सॉन, एक हो गया सेल बॉडी और एक हो गया डेंड्राइट्स, है ना। डेंड्राइट्स का, और ये जब न्यूरॉन का चैप्टर पढ़ेंगे हम तब मैं आपको इसके बारे में डीपली एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये जो हमने अभी डायग्राम में जो बनाया है, ये हमने बनाया है एक्सॉन के टर्मिनल्स, यानी कि एक्सॉन के नॉब, जिसे हम कहते हैं ब्रांचेस, है ना। एक्सॉन जहां से हमारी इम्पल्स जो है वो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर होती है, कंडक्ट होती है, ओके। और इसी के बीच में यहां पर ये एसिटाइल कोलिन होता है जिसे हम ACH के नाम से जानते हैं। और ये हमारा आ गया मसल फाइबर्स, इनकी डायग्राम। अब ये मसल फाइबर है ये। अब मसल फाइबर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, मैंने पहले ही कहा था, मसल फाइबर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। ये यहां मैंने लिखा है एंडोमाइसियम के बारे में, दिस इज अ एंडोमाइसियम। अब होता क्या है कि ये आप देखिए, सबसे पहले मसल फाइबर किस तरह से दिख रहा है। मसल फाइबर जो है, एक तो क्लियर है कि ये दिस इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप, है ना, सिलेंड्रिकल है, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ओके। ये सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रही होगी, जैसे रेल बनी हुई है ना लंबी से, ये कंटिन्यूसली है, कंटिन्यू होती है ये। तो ये सिलेंड्रिकल है शेप में। आप देखिए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, एक यहां न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस। सो इसको हम मल्टी न्यूक्लियस कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था वॉलेंटरी मसल्स में कि इट हैज द मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कहते हैं
सिंसिटियम, ओके, सिंसिटियम, सिंसिटियम, CYTIUM, सिंसिटियम। और दूसरा नंबर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये SER मतलब ये सर। तो ये जो आप अंदर की साइड देख रहे हैं, ये इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और ये जो इसकी जो पेरिफेरी होती है, ये अटैच्ड पेरिफेरी होती है। ये जो इसकी बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसकी, ये बाउंड्री कौन सी है? अटैच्ड बाउंड्री है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट हैज अ अटैच्ड पेरिफेरल, क्या बोलेंगे? अटैच्ड पेरिफेरल मसल बाउंड्री कहेंगे इसको। आप ये सेकंड पॉइंट लिख सकते हो इसमें, इट हैज अ अटैच्ड पेरिफेरल मसल बाउंड्री। और मैंने पहले ही कहा था कि स्केलेटल मसल फाइबर की कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? दे आर अनब्रांच्ड, ओके, एंड आर अनब्रांच्ड आप इसके लिए कह सकते हो। फिर आपको एक चीज मैं आपको ये ड्रा कर रहा था पीछे अंदर की साइड में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। दिस इज SER मतलब सर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन बिटवीन द टू ट्रांसवर्स टेब्यूल। आप देखिए इस प्रकार का ट्रांसवर्स, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये टी टेब्यूल बना हुआ है ना, ये जो चीज है। अभी जो रेलगाड़ी बनी है, ये वाली रेलगाड़ी, ये इस तरह से जो रेलगाड़ी बन रही है, दिस इज, ये जो जंक्शन दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया दिख रहा है, इसको हम टी टेब्यूल्स के नाम से जानते हैं। टी टेब्यूल्स का मतलब होता है ट्रांसवर्स टेब्यूल्स, और इनके बीच में पाया जाता है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज द सार्कोप्लाज्म, बेसिकली ये इसके साथ जुड़ा होता है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये इंटरकनेक्टेड होता है ट्रांसवर्स टेब्यूल्स के साथ, ऐसे जुड़ा होता है ट्रांसवर्स टेब्यूल्स के साथ। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम्स पाए जाते हैं, कैल्शियम। और यही जो कैल्शियम है, इट हेल्प्स इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ये ही है कैल्शियम, जहां से कंट्रैक्शन होती है हमारे मसल्स में और फिर मूवमेंट होती है। अब होता क्या है, ये जो ट्रांसवर्स टेब्यूल्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं नर्व, अपना जो हमारी ट्रांसमिशन हो रही है इम्पल्स की, उसको, मतलब जो एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है, वो रिसेप्टर उसको पकड़ती है। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, पहले एक स्ट्रक्चर आप इसको पढ़ लो कि क्या क्या सीन है ये, फिर मैं आपको सारा सिस्टम आपको समझाता हूँ। ये ट्रांसवर्स टेब्यूल जो होता है, ये ट्रांसमिशन के लिए, टी से याद रखना, टी टेब्यूल मतलब ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन करवाता है इम्पल्सिस की, ओके। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कवरिंग के बारे में बता दिया कि जो मसल फाइबर है, इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम एंडोमाइसियम कहते हैं। देन इट हैज अ मल्टी ब्रांच न्यूक्लियस, सिलेंड्रिकल इन शेप, अटैच्ड पेरिफेरल बाउंड्री होती है, अनब्रांच्ड है, और देखिए इट हैज अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज। और जो मसल्स के माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, उनको हम कहते हैं सार्कोसोम, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोसोम। मैंने लिखा है ऊपर सार्कोसोम। देखिए सार्कोसोम, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। ये वर्ड जो है सार्को इज यूज्ड फॉर द मसल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मसल, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो और पावर हाउस ऑफ द जो मसल है, उसको हम कहते हैं सार्कोसोम, ओके। तो सार्कोसोम जो है वो इज आल्सो कवर्ड विद द लॉट ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ओके। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत सारे इस तरह से डॉट 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 मैंने बनाए हुए हैं। ये डॉट 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 जो है, ये सब क्या है? ये है सार्कोप्लाज्म। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है मसल का, इसका मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, माइटोकॉन्ड्रिया मसल, दिस इज नोन एज सार्कोसोम। उसके बाद होती है कवरिंग में सार्कोलेमा इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मसल्स की, उसको सार्कोलेमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मसल, उसको सार्कोसोम कहते हैं। और जो सार्कोसोम जिसके साथ कवर्ड होता है, जिसके साथ प्रोटेक्ट होता है, उसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल फाइबर। होता क्या है, ये एसिटाइल कोलिन है, कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करेंगे अभी। चलो बात कर लेते हैं इसके बाद क्या होता है। इसी में कंट्रैक्शन आपका जो है बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, इसको यहाँ से मैं सब चीज़ों को साफ कर लेता हूँ। होप कि आपने जो है वो नोट कर लिया होगा सारा।
क्या हो रहा है, साफ तो नहीं है, क्यों नहीं हो रहा? कभी कभी इसको भी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये सारा मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये क्या कहानी है पूरी। तो ये मैंने सारा साफ कर दिया है। इससे पहले मैं कैल्शियम के बारे में बात कर दूं कि हमारा जो कैल्शियम है, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है, ये का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। कैल्शियम एक तो कंट्रैक्शन में हेल्प करता है मसल्स की, राइट। दूसरा नंबर, कैल्शियम आपको पता है बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है? बोन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कैल्शियम एक काम और करता है, उसका काम होता है हमारी ब्लड की क्लॉटिंग, ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, आप इसको पॉइंट को लिख सकते हो कैल्शियम के फंक्शंस में। ब्लड, जब ब्लड की क्लॉटिंग, नॉर्मल ब्लड की क्लॉटिंग होती है, उसमें भी कैल्शियम का रोल है। तो 3 इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको बता दिए, एक तो कंट्रैक्शन, दूसरा बोन्स की स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, और तीसरा नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर एक्सेस हो जाए कैल्शियम का, फिर क्या होगा? पत्थरी, किडनी में पत्थरी आ गई, स्टोन आ गया भाई, है ना। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अब देखिए होता क्या है बेसिकली, कैसे कंट्रैक्शन होती है, इसमें होल प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व होता है। ये देखिए, देखो न्यूरॉन जो है आपको दिख रहा है, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन ने क्या किया? न्यूरॉन ने मैसेज लाया, ठीक है। न्यूरॉन ने मैसेज लाया, कहां से मैसेज लाया? न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, दिस इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। एक तो ये मार्कर का पॉइंट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। ये जंक्शन है ना, ये जो जंक्शन, ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला ये गैप, दिस इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, न्यूरॉन जो है दिस इज एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन है जो जहां से कंट्रैक्शन लानी है, मैसेज लाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन जो होगा यहां से रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन यहां से क्या हुआ? रिलीज हुआ, रिलीज होकर यहां गया जंक्शन पे। अब जंक्शन कौन सा जंक्शन है? ये सार्कोलेमा, सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर्स बैठे होते हैं जो इस एसिटाइल कोलिन को पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। ऊपर से जो मैसेज आ रहा है ना, जैसे हमारा कोई, मान लो हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं और हेडमास्टर साहब ने हमें बोल दिया कि भाई ये काम करना है, फिर आगे टीचर को बोला जाएगा, टीचर फिर बोलेगा हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे काम करना है या करवाना है। तो मतलब एक के ऊपर एक फिर ऑर्डर हिरार्ची बनी हुई, वैसे ही यहाँ पे भी एक हिरार्ची बनी हुई है कि न्यूरॉन ने मैसेज लाया एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में, एसिटाइल कोलिन वहां से रिलीज हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या है? ये सार्कोलीमा का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स। ओके, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रिसेप्टर्स बैठे होते हैं। अब वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो एसिटाइल कोलिन को पकड़ते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ आपके मैसेज आ गया है। तो उन्होंने एसिटाइल कोलिन को पकड़ा। जैसे ही इम्पल्स, वहां से इम्पल्स आती है न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में, तो जो स्पेस है, यानी कि स्पेस कौन सी स्पेस? बिटवीन मोटर न्यूरॉन और जो रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन और जो रिसेप्टर, यानी कि ये स्पेस हम बात करेंगे, ये वाली स्पेस, ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, राइट। ये जो स्पेस है यानी कि मोटर न्यूरॉन की और रिसेप्टर के बीच में स्पेस है, जिसे हम सिनेप्टिक साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसे हम कहेंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां पर इंपल्स जो होगी, जैसे ही इंपल्स आई, इंपल्स आ गई, इंपल्स में दोनों के जो बीच का जो जंक्शन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, वो ओपन हो जाएगा। वो क्या करेगा? वो खुल जाएगा। ओके, और एसिटाइल कोलिन जो है यानी कि ACH जो है, वो रिसेप्टर्स के साथ आके जुड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो इंपल्स है वो पहुंच गई, कहां पहुंच गई? मसल्स में इंपल्स पहुंच गए। जैसे जब मसल्स में इंपल्स पहुंची, तो इस समय जो ये ट्रांसवर्स टेब्यूल्स हैं, ये वाले T टेब्यूल्स,
जो हमने पहले ही बात कर रही थी, टी ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। अब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या करेगा, ये वाला मैसेज को पास कराएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, टी मतलब कि थानेदार, थानेदार साहब बैठे, थानेदार साहब ने इंपल्स पकड़ी, वो ले गए सर के पास, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही, जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वो इंपल्स पहुंचती है, तो ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम बाहर निकल जाते हैं, और ये कैल्शियम के बाहर निकलने को हम लोग कहते हैं ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। क्या कहते हैं, ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। और जब ये कैल्शियम रिलीज होता है तो ये कैल्शियम जो है एक्टीन के साथ जाके, किसके साथ, एक्टीन के साथ, वहां पे टीपीसी होता है, ठीक है। एक्टीन मतलब एक्टीन के जो कंपोनेंट है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ जाकर टीपीसी के साथ, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, वहां पे जाके कैल्शियम जो है चिपक जाता है। और वो आगे की प्रोसेस में अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंट्रैक्शन होती है, कैसे फिलामेंट जो है अपना स्लाइडिंग हो रही है, उसके बारे में। फिलहाल आपको पता लगा हमारे इसमें कुछ स्टेप्स थे, मैं कुछ स्टेप्स जो है वो अभी लिख देता हूं यहां पर। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अराइवल हुआ इंपल्स का, हम कह सकते हैं अराइवल ऑफ इंपल्स। कहां हुआ अराइवल ऑफ इंपल्स, यहां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, है ना। मैं इसको एनएम जंक्शन कर देता हूं, एनएम जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके। देन उसके बाद क्या हुआ, जैसे इंपल्स आई, इंपल्स के बाद ट्रांसमिशन होता है, क्या हो गया, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन हुआ। अब ट्रांसमिशन कैसे हुआ, टी ट्यूब्यूल्स द्वारा, टी ट्यूब्यूल्स बाय ट्रांसमिशन बाय टी ट्यूब्यूल्स। अब ट्रांसमिशन हुआ, अब ट्रांसमिशन होगा तो नेचुरली कंडक्शन होगा, यानी कि अंदर की साइड जाएगा। तो हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, यहां थर्ड लिखता हूं, ये कंडक्शन, कंडक्शन हुआ। क्या हुआ, कंडक्शन हुआ इंपल्स का। कहां हुआ कंडक्शन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एससीआर पे, एससीआर पे कंडक्शन हुआ। एससीआर ने क्या करा, कैल्शियम को रिलीज करा, यानी कि कैल्शियम का क्या हुआ, ई फ्लक्स हुआ। ई फ्लक्स का मतलब होता है कैल्शियम जो है बाहर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो कैल्शियम है वो किसके साथ जाके जुड़ गया, कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन, यानी कि ट्रोपोनिन क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन। और जो ट्रोपोनिन है दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिन। एक्टिन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बात बताऊंगा मैं आपको, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में पूरा डीप में आपको बताऊंगा। मतलब एक्टिन जो है इसे खुद फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट के 3 कंपोनेंट, मैं एक्टिन एक्टिन बोल रहा हूँ तब से, 3 फिलामेंट है, एक्टिन, ट्रोपोनिन और हमारा ट्रोपोमायोसिन। दिस इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। और क्यों 3 कंपोनेंट है इसके बारे में भी अभी आगे बात करते हैं। तो आई होप सो ये आपको सारा समझ में आ गया हो। तो जो हमारा नेक्स्ट वाला है, दिस इज द मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल का अगर आपको याद हो तो ये मायोफिब्रिल है हमारा, यहाँ ये वाला लास्ट वाला यूनिट, बिल्कुल ये लास्ट, ये वाला लास्ट। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये इस प्रकार का मायोफिब्रिल दिखता है। आप देखिए मायोफिब्रिल में कुछ क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो मायोफिब्रिल है उसमें बहुत सारे रिपीटिटिव यूनिट्स होते हैं। उन इस रिपीटिटिव यूनिट को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। आप देखिए ये एक और ये एक, ये जो जेड लाइन दिख रही है इसको हम जेड लाइन, बेसिकली जेड लाइन जो है ये क्रॉस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्रॉस की जो क्रॉस मैंने लिखा है, ये क्रॉस जो है इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, क्रॉस। तो अगर आपको क्रॉस याद रखना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको जेड लाइन, आप देखिए जेड की शेप में बने हुए हैं, ये जेड शेप है ये, तो इसको जेड लाइन कहा जाता है। और ये एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन, जो ये इन दोनों जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज सार्कोमियर। इसे क्या कहते हैं, सार्कोमियर। एंड देयर आर मेनी न्यूमरस यूनिट्स ऑफ सार्कोमियर्स आर प्रेजेंट इन अ मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल में। और उसके बाद आप ये देखिए इसमें ये इस तरह से कुछ पतली डंडी, इसको थोड़ा ब्लैक कलर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मोटा कर दो इसको, ब्लैक को, ये और ये पतली आपको डंडियां दिख रही हैं। ये जो पतली डंडियां हैं दी कुछ नहीं, ये सिर्फ, इसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं। और इन्हीं थिन फिलामेंट के 3 पार्ट थे, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है।
और ये जो बीच में आपको रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स आपको ये दिख रहा है, ये वाला रेक्टेंगुलर शेप का, दैट इज नोन एज थिक फिलामेंट। और इसे क्या बोलते हैं, इसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। थिक फिलामेंट इतना ज़्यादा थिक होता है कि ये 300 से 400 यूनिट्स के जो यूनिट्स के मिलकर बना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा थिक होता है। और इसमें क्या होता है, दैट इज नोन एज मायोसिन। इसको हम मायोसिन फिलामेंट के नाम से जानते हैं। ओके, अभी इसका स्ट्रक्चर देख लो, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सार्कोमियर का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। अब देखिए एक सार्कोमियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी कितनी सारे इंपॉर्टेंट्स है सार्कोमियर, क्योंकि सार्कोमियर ने ही कंट्रैक्शन करवानी है। यहीं पर थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट जो है, जिससे आप बताऊंगा कि स्लाइडिंग किसकी होती है, थिक फिलामेंट की स्लाइडिंग हो रही है कि थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है, तो इस फिलामेंट इस स्लाइडिंग को बोला क्या जाता है, तो इस बारे में पूरी बात करेंगे अभी। तो फिलहाल आप देखिए कि सार्कोमियर यानी कि एक सार्कोमियर यानी कि हमने वो जेड लाइन, ये जो जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन, इस पर टेढ़ा हो गया, यहाँ पे जेड नहीं बना, कुछ और ही बन गया है, बट थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। तो ये जेड लाइन के बीच ना, एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन के बीच वाला जो सारा एरिया है, दैट इज नोन एज वन सार्कोमियर। इसको हमने क्या कहा, सार्कोमियर। फिर होता है थिन फिलामेंट, आपको पहले ही बता दिया, ये थिन फिलामेंट है, ठीक है, दिस इज थिन, और ये भी थिन है। ओके, और जो अंदर वाला है रेक्टेंगुलर पोर्शन, दैट इज नोन एज थिक फिलामेंट। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट है, हवा में तो तैरेगा नहीं, है ना, तो ये जुड़ा होता है, एक प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं टाइटिन। यहाँ मैंने लिखा है, दिस इज टाइटिन प्रोटीन। टाइटिन के साथ थिक फिलामेंट ऐसे जुड़ा होता है। ओके, अब थिन फिलामेंट तो सीधा जेड लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन थिक फिलामेंट जो है वो टाइटिन के साथ जुड़ा हुआ है। ये हाफ आ गया थिक फिलामेंट, दिस इज अ हाफ थिक फिलामेंट। तो अगर कोई पूछे कि एक सार्कोमियर जो है वो किस किस का बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं एक तो 2Z लाइन है ना, 2Z लाइन, उसके बाद थिन फिलामेंट है अंदर, ठीक है, थिक फिलामेंट है अंदर। ओके, तो लेकिन ये तो थिन और थिक फिलामेंट तो हो गए, लेकिन और क्या क्या है इसके अंदर। अब देखिए ये एक थिन, मतलब ये जो एक थिन फिलामेंट है और ये दूसरा थिन फिलामेंट है, इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, दैट इज नोन एज एच जोन। इसलिए हम कहते हैं कि जो सार्कोमियर है उसमें अंदर क्या क्या है, एच जोन भी है। और एच जोन के बाद आप देखें ये वाला जो एरिया जहां पूरा थिक फिलामेंट बना हुआ है, ये पूरा थिक फिलामेंट बना है, दैट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं डार्क बैंड या फिर ए बैंड। क्या बोलेंगे इसको, ए बैंड। ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड, जहां से लाइट पास नहीं होती है, इसलिए हम इसे ए बैंड कहते हैं, यानी कि एन आइसोट्रॉपिक। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लें इसको कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक, जहां से लाइट पास नहीं होती है। और फिर एक एरिया होता है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला यानी कि हाफ वाला जो थिक फिलामेंट है और ये फुल थिक फिलामेंट है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है, ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं आई बैंड। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आई बैंड। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक, जहां से जो लाइट है वो पास हो जाती है, दैट इज नोन एज आइसोट्रॉपिक एरिया। अब हम देखें कि एक सार्कोमियर किस किस का बना हुआ है। इसको मैं ऊपर साफ कर देता हूं, ये ढोल बज रहा है, पता नहीं कुछ क्या है, कोई प्रोग्राम है बाहर। तो आप देखिए आई बैंड, ये सार्कोमियर के बीच में आ गई जेड लाइन, आ गई, ये आ गई जेड लाइन, ये जेड लाइन है। अब ये जेड लाइन के पीछे ये वाला एरिया देखो, ये आ गया हमारा एक आधा और ये एक आधा, यानी कि टू हाफ आई बैंड, टू हाफ आई बैंड। ओके, और बीच में देखिए ये पूरा का पूरा डार्क बैंड, ये फुल डार्क बैंड, तो यानी कि वन डार्क बैंड, वन डार्क बैंड। ओके, और एच जोन भी है बीच में, एच जोन भी है,
ओके, तो ये जो है ये सार्कोमियर का बना हुआ हो, ये सार्कोमियर सारा पार्ट हो गया। अब देखिए कंट्रैक्शन कैसे होती है, इसमें क्या चीज़ होती है, आप यहाँ क्लियरली एक डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम दिख रही है आपको। ये एक सार्कोमियर है, ये वाला एरिया, ये सब जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये ओके, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये आ गया जेड लाइन। ठीक, ये जेड लाइन और ये बीच में जेड लाइन, आप इसको कहेंगे एक सार्कोमियर। ओके, दिस इज अ वन सार्कोमियर। हमारा ये हमारा थिन फिलामेंट है, ये वाला, दिस इज द थिन फिलामेंट, ये भी थिन फिलामेंट। इस तरह से हर लाइन में थिन जेड लाइन का जहाँ से कर्व ले रही है वहाँ से बाहर निकला हुआ, दैट इज नोन एज थिन फिलामेंट। जो अंदर वाला पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा रेड वाला पोर्शन, दिस इज द होल थिक फिलामेंट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, थिक फिलामेंट बोलेंगे। एम लाइन होती है मिडल लाइन, ठीक है, दिस इज अ एम लाइन, मतलब मिडल लाइन होती है सार्कोमियर की। ओके, डार्क बैंड के बारे में मैंने आपको बताया, डार्क बैंड कौन सा है, डार्क बैंड को हम थिक फिलामेंट का बैंड बोलते हैं, जहाँ से लाइट पास होती है। पूरा का पूरा एरिया जो है थिक फिलामेंट का वो डार्क बैंड होता है। आई बैंड होता है जहाँ से हमारी जेड लाइन निकल रही है, जहाँ से लाइट पास हो रही है, उसे आई बैंड बोलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। मुझे लगता नहीं है कि आपको सार्कोमियर कभी भूलेगा। देन इससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि एक जो सार्कोमियर है और किस तरह से प्रॉपरली दिखता है एक सार्कोमियर। आप क्लियरली देखिए इस डायग्राम को, ये नेट पे अवेलेबल है ये डायग्राम, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसके बीच जो है दैट इज नोन है, इसको हमने कहा आई बैंड। इसलिए सार्कोमियर में दो हाफ आई बैंड होते हैं, टू हाफ आई बैंड, मतलब एक तो इस साइड हो जाएगा और एक इस साइड हो जाएगा। इसलिए मैंने वहां ना समझाते हुए एक ही साइड समझा दिया था आपको कि ये देखिए पोर्शन देखिए, हाफ हाफ पोर्शन हो गए, टू हाफ आई बैंड हो गए। ये जो अंदर का एरिया, यानी कि ये हमारा फिलामेंट, कौन सा फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एक्टीन। ठीक है, दिस इज एक्टीन, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट को एक्टीन कहा जाता है। और हमारा जो क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है, ये एक्टीन फिलामेंट के ऊपर ही होते हैं। ओके, तो एक्टीन क्या आ गया, हमारा थिन फिलामेंट। और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसे कहेंगे हम एच जोन। ठीक है, दैट इज नोन एज एच जोन। एम लाइन इज अ मिडल लाइन, थिक जो थिक फिलामेंट है उसके बिल्कुल सेंटर से लाइन पास होती है, दैट इज नोन एज अ मिडल लाइन, एम लाइन। और ये वाला फिलामेंट है थिक फिलामेंट। ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऊपर जो ऐसे डंडे बाहर, गर्दनें बाहर निकली हुई है, कितनी सारी गर्दनें बाहर निकली हुई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो थिक फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ 300 to 400 यूनिट्स ऑफ मायोसिन फिलामेंट। तो ये सब मायोसिन है, इसको हम मायोसिन का हेड कहते हैं। जब मैं अभी मायोसिन का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा तब आपको बहुत क्लियरली पता लग जाएगा कि ये क्या चीज है। वैसे सांप की तरह निकला होता है बाहर, से फन मार रहा होता है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे सांप की तरह निकला होता है। ओके, तो ये हमारा जो आ गया थिक फिलामेंट। आपको इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सार्कोमियर में क्या क्या होता है, एक थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, एम जोन है, एच जोन है, आई जोन है और ए बैंड है। बस इतना ही आपने याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप इसको नॉर्मली बना सकते हो। अब देखिए ये, चलिए इसको छोड़िए आप, ये पहले चलो देख ही लो ये वाला। तो ये जो फिलामेंट है ये, दिस इज नोन एज मायोसिन। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं मायोसिन। ओके, मायोसिन कहाँ पर है, थिक फिलामेंट के ऊपर होता है। ये कहाँ होता है, थिक फिलामेंट के ऊपर होता है। ओके, तो ये मायोसिन में देखिए मैंने आपको बताया था स्नेक लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज अ स्नेक लाइक प्रोजेक्शन। आप देखिए दिस इज नोन एज टेल। यहाँ से यहाँ तक जो है इसको टेल कहते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको बॉडी और हेड कहेंगे ऊपर। तो मैं आपको पूरा आपको यहाँ बताता हूँ इसका फिलामेंट, यहाँ ये देखिए, दिस इज अ स्नेक लाइक स्ट्रक्चर था। एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है, आप देखिए किस तरह से सांप निकला हुआ है। तो ये मायोसिन का जो है ये फिलामेंट आप देख सकते हैं, ये टेल हो गई। ये वाला एरिया लास्ट यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का जो एरिया है इसको हम कहेंगे टेल। जहां से ये फन निकाल रहा है ऊपर, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं आर्म। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आर्म। और जो टॉप वाला एरिया है उसे हम कहते हैं हेड। हेड में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट और एक हमारी होती है एक्टीन बाइंडिंग साइट, जहां पे एक्टीन आके जुड़ता है। और एक होता है हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट, जहां से एटीपी
बाइंड होती है, एटीपी निकलेगी, मतलब एटीपी निकलती भी है और एटीपी बाइंड भी होती है। आपको क्लियर दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, नोट डाउन करना है आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। और जो मायोसिन होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक हैवी होता है, हैवी मीरोमायोसिन, और एक होता है लाइट मीरोमायोसिन होता है। हैवी मीरोमायोसिन का एरिया होता है जहां पर हमारा एक्टिन का फिलामेंट, हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट, और जहां एटीपेज एक्टिविटी होती है, और जो आर्म का एरिया है दैट इज नोन है हैवी, इसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। और जो लाइट मायोसिन होता है दैट कंप्राइजेज ऑफ द टेल पोर्शन, उसे क्या कहते हैं, टेल पोर्शन। और ये पूरा का पूरा जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मायोसिन। ओके, तो दिस इज अबाउट द मायोसिन। और यही ऑन द सेम नोट दिस इज नोन एज द एक्टिन, ये है एक्टिन फिलामेंट। आप देखिए एक्टिन में ये जैसे गोल गोल, ये जो गोल गोल होता है ये रिपीटेटिव होते हैं, ये एक दो कंटिन्यूसली होते हैं एक साथ। तो ये इसमें भी इस तरह से एक कट बजा होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे कट बजा होता है। और बेसिकली ये जो कट है दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। देखो एक मायोसिन बाइंडिंग साइट, और आपने ऊपर वो देखा था ये इस तरह का प्रोजेक्शन, एक में यहां और ये ऊपर, ये मायोसिन में आपने देखा ये एटीपी, ये वाला एरिया हमने देखा था एटीपी का, एटीपी बाइंडिंग साइट। और जबकि ये वाला जो था ये क्या था, एक्टीन बाइंडिंग साइट। और ये है क्या, मायोसिन। और उसी प्रकार ये वाला जो एरिया है ये है, लिखना भाई, ये है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ओके, दिस इज मायोसिन बाइंडिंग साइट। और हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एफ एक्टिन। बेसिकली इट इज अ पॉलीमर। ये क्या है, दिस इज अ पॉलीमर। ओके, और जो मोनोमर होता है उसे हम जी एक्टिन कहते हैं, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। तो फिलहाल हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए ये चीज़ें जो स्ट्रक्चर है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप देखिए ये जो एरिया है, मैंने आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट होते हैं थिन फिलामेंट के, जिसमें एक आता है एक्टिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, और एक होता है ट्रोपोनिन। ओके, ये 3 फिलामेंट का मिलके बना होता है थिन फिलामेंट। ये पूरा का एरिया, आप जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, राइट, ऐसे ऐसे कुछ हल्का हल्का डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता हुआ, दिस इज नाउन एज एक्टिन फिलामेंट। इसको क्या दिस इज नाउन एज एक्टिन, इसे क्या बोलते हैं, एक्टिन। और एक्टिन के 2 फिलामेंट होते हैं। एक्टिन के कितने फिलामेंट होते हैं, 2। दिस इज नाउन एज 1 एंड दिस इज नाउन एज 2। अब ये जो ऊपर ब्लू कलर के पेन में मैंने बनाया है ये, दिस इज नाउन एज अ टेप। इसको क्या बोलते हैं, टेप। और इस टेप का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का क्या काम होता है, जो ट्रोपोमायोसिन है ये बाइंड करके रखती है हमारे एक्टिन फिलामेंट को। किसको बाइंड करके रखती है, एक्टिन फिलामेंट को। मतलब एक कॉइल्ड लाइक प्रोटीन होती है, दिस इज अ प्रोटीन, कॉइल्ड मतलब कॉइल बनी हुई है ना, ये ऐसे किसी जुड़ा हुआ है, ये कॉइल्ड लाइक प्रोटीन होती है जो एक्टिन फिलामेंट को बांध के रखती है, ऐसे ऐसे पकड़ के रखती है एक्टिन फिलामेंट को। बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये स्टेबलाइज करती है एक्टिन फिलामेंट को, और जितना भी एसेस होता है बाइंडिंग प्रोटीन्स का उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, समझ में आया इसका ट्रोपोमायोसिन का क्या फंक्शन है। देन आप एक चीज और रखना, जो ट्रोपोमायोसिन है ये बेसिकली एक जो मायोसिन जब जुड़ता है, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है, यानी कि ये जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है ना, ये वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके रखता है। क्यों ब्लॉक करके रखता है, जब मसल रिलैक्स होती है, जब कंट्रैक्शन ही नहीं हो रही, मसल एकदम से आराम कर रही है, उस समय इसने बंद करके रखा है ताकि कोई भी मायोसिन जो है वो इसके साथ आके ना जुड़े। तो एक्ट एज अ ब्लॉकर, ये ब्लॉक का काम भी कर रही है, ये स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, कॉइल्ड लाइक प्रोटीन है, कितना कुछ बता दिया आपको ट्रोपोमायोसिन के बारे में। फिर एक चीज होती है यहाँ पे, देखिए ये 3 फिलामेंट मैंने बनाया, 1 2 3। अब ये टीपीएम के बारे में तो बता दिया, टीपीएम मतलब हो गया हमारा ट्रोपोमायोसिन। फिर आता है ट्रोपो इनहिबिटर, टीपीआई। टीपीआई का मतलब क्या होता है, ये भी ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रोपोनिन। इन तीनों को क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम बोलेंगे ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में क्या हुआ, ट्रोपोनिन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रोपोमायोसिन के भी 2। देखो ट्रोपोमायोसिन भी देखो, एक ये हो गया ऊपर वाला पोर्शन,
एक ये हो गया ये वाला पोर्शन, दो पोर्शन हो गए ट्रोपोनिन के। ट्रोपोनिन के होते हैं तीन, ये गोल गोल ये मैंने बनाए हैं। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। थ्री में एक आ गया टीपीएम ट्रोपोमायोसिन, एक आ गया ट्रोपो इनहिबिटर। जो ट्रोपो इनहिबिटर है दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इनहिबिट्स, जिसका नाम ही इनहिबिट है, वो इनहिबिट ही करेगा, वो रोकेगा ही। और किसको रोकेगा, इंट्रैक्शन को, बातचीत करने को, है ना। बातचीत किसकी बातचीत, एक्टिन की बातचीत और मायोसिन की बातचीत को, है ना। वो क्या करता है, ये ट्रोपोमायोसिन को आदेश देता है, इट ऑर्डर्स द ट्रोपोमायोसिन, बोलता है ओ भाई अपनी जगह पे खड़ा रहे। बड़ा स्ट्रिक्ट मास्टर है मेरी तरह, मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ भाई, आप लोगों के साथ नरम दिल बात करता हूँ। बट ये क्या कहता है ट्रोपोमायोसिन को, कि अपनी जगह पे खड़े रहे, अपनी जगह मत छोड़ना, जब तक कि कैल्शियम जो है वो बाइंडिंग साइट के साथ आके ना जुड़े। मतलब किसके साथ, टीपीसी के साथ ना जुड़े। तो टीपीसी क्या है, टीपीसी को बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट। यहां पर आके जो कैल्शियम है वो आके जुड़ता है, और जब कैल्शियम आके जुड़ता है इनहिबिट बोलता है अच्छा जुड़ गया, हो गया मेल मिलाप, और मेल मिलाप हो गया, फिर ट्रोपोमायोसिन को बोलता है भैया आओ हल्का हल्का सा नीचे गिरो। फिर वो लूज होती है, टेप लूज होती है, वो आगे मैं अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये समझ में आया आपको इसके बारे में, एक्टिन फिलामेंट के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रैक्शन कैसे होती है, हाउ द कंट्रैक्शन इन द मसल अकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। एक टीपीआई का ना एक फंक्शन और भी होता है, कि जो टीपीआई क्या करता है, वो एंश्योर करता है कि कंट्रैक्शन तब तक ना हो, ठीक है। कंट्रैक्शन, क्योंकि कंट्रैक्शन तो अंदर ही होनी है, एक्टिन में ही होनी है, तो वो ये इंश्योर करता है कि कंट्रैक्शन तब तक ना हो जब तक कि अच्छे और जो नेसेसरली सिग्नल्स हैं वो हमें रिसीव ना हो जाए। एक बार वो सिग्नल्स रिसीव हो गए, फिर इनहिबिटर कहता है ट्रोपोमायोसिन से कि भैया अब थोड़ा थोड़ा लूज होना शुरू कर दो। तो देखिए इन तीनों के जो फंक्शंस मैंने आपको बता दिया, डीपली फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन हम बात करेंगे अभी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करिए। अब क्या होता है, कंट्रैक्शन कैसे होती है। कंट्रैक्शन के लिए ना हमारे को एक चीज की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी है। देयर इज अ नीड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोन एज ये वाला पोर्शन, एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम करेंसी कहते हैं अपनी एनर्जी की। एटीपी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कंट्रैक्शन करने के लिए। और आपको पता है कि ये एटीपी हमारे मसल्स में कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ, इन द हेड ऑफ द मायोसिन, ये वाला एरिया, इन द हेड ऑफ द मायोसिन, यहाँ पर जो है एटीपी पाया जाता है। और ये कैसे होती है कंट्रैक्शन, क्योंकि जब एटीपी टूटती है, एटीपी ब्रेक डाउन होती है एडीपी में और फॉस्फेट में, और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, क्या चीज होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट, है ना। इस बारे में बात करते हैं। इस बारे में बात कहां से करेंगे, हम यहीं पे बात करेंगे, यहां बात करते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। फिर मैं इसके बाद और प्रोसेस जो है मैं ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। होता क्या है, जैसे ही कैल्शियम का वो पिल्स, थोड़ा सा रिमाइंड करो अपनी बुद्धि को, थोड़ा सा पीछे वाली साइड जाओ। जब हमने बात किया कि वो एसिटाइल कोलिन आया, कोलिन फिर रिसेप्टर्स ने पकड़ा, रिसेप्टर्स ने बोला ट्रांसवर्स टेब्यूल्स को कि भाई जाओ इसको अंदर फेंको। उसने क्या किया, कंडक्शन कराया सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, फिर वहां से कैल्शियम थे, कैल्शियम का इफ्लक्स हुआ, कैल्शियम बाहर निकले। और जब कैल्शियम बाहर निकले तो वो बाइंडिंग साइड यानी कि ट्रोपोनिन जो है जहाँ पे टीपीसी है उसके साथ जाके कैल्शियम भाई साहब चिपक गए। जब कैल्शियम वहां पे चिपका, यानी कि टीपीसी के साथ कैल्शियम चिपका, तो ये वाला यहां पे आ जाओ, यहां कहांगे, नहीं सॉरी, यहां इसको साफ करना पड़ेगा मेरे को सारा। जी, तो जब ये कैल्शियम यहां पे आके जुड़ेगा, यहां पे आके कैल्शियम जुड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ टीपीसी। टीपीसी का मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइड। जैसे ही कैल्शियम जाके टीपीसी के साथ जुड़ा, यहां के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। क्या हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। अब स्ट्रक्चर में चेंज होना, कैसे स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये वाला एरिया,
ये वाला ट्रोपोमायोसिन जिसे हमने टेप का नाम दिया था, वो टेप जो है वो नीचे की साइड आ जाएगी। यानी कि अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ओके, ये यहाँ पे ये टेप थी, राइट, ये टेप थी। ये ट्रोपोनिन के 3 फिलामेंट थे, 1 2 3 फिलामेंट, है ना। या ये वाला आ गया हमारा बाइंडिंग साइट, यहाँ पे आके कैल्शियम जुड़ा, ठीक है। अब जब कैल्शियम जुड़ा तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि ये अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारा ये ट्रोपोनिन ये हमारा आ गया। ये अब सारा बनाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह समझ लो बस। अब यहाँ पे जैसे ही जुड़ा, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट हुई, तो जो टेप थी वो टेप नीचे की साइड आ जाएगी, क्योंकि वो इनहिबिट हुआ। वहां पे जाके ये इनहिबिटर, ये जो टीपीआई था, टीपीआई ने क्या कहा, टीपीआई ने कहा ट्रोपोमायोसिन को कि भैया थोड़ा सा नीचे खुल जाओ। अब जब ये नीचे खुल गया तो यानी कि ये यहाँ पर ये वाला जो एक्टिन था और ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी, है ना। ये वाला, ये जो एक अकेले की मैंने उठाया है, जो बाइंडिंग साइट है वो खुल गई, एक्सपोज हो गई, मतलब सामने आ गई। वो क्या आ गई यहां से, वो यहां से सामने शो होने शुरू हो गई। ये जो बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट ओपन हो गई। अब जब ये बाइंडिंग साइट ओपन हुई, यानी कि जो ट्रोपोमायोसिन था वो नीचे गिर गया। फिर एक्टिन फिलामेंट, अब ये एक्टिन फिलामेंट, कौन सा फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, जब ये ट्रोपोनिन का ये वाला जो हमारा बाइंडिंग साइट है, यहां पर ये आपको दिख रहा होना चाहिए, यहां पर टेप जो है, टेप हट गई। अब जब जो टेप हट गई, बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई। अब उस समय में क्या होगा, ये जो है ये वाला, ये ग्लोबल हेड एक्टिन, वो एक्टिन जो है ऐसे जिसका सर निकला हुआ है बाहर, ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, वो एक्टिन जो है वो बाइंडिंग साइट एक्सपोज। अब ये थिन फिलामेंट क्या करेगा, यहां जाके चिपक जाएगा, यहां जाके क्या करेगा, ऐसे चिपकेगा। ये हमारा थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट में ऊपर ये हेड निकले हुए हैं, ग्लोबुलर हेड निकला हुआ है मायोसिन का, और ये हमारा है थिन फिलामेंट। अब ये फिलामेंट जो है, जैसे ही मायोसिन की बाइंडिंग साइट ओपन हुई, ये मायोसिन का जो हेड था वो मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ ऐसे करके जुड़ गया। जब वो ऐसे जुड़ गया इसके साथ, अब इसको स्ट्रॉन्ग चाहिए, मतलब जुड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर ये, अब ये चीज देखो, अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, टाइट टाइट पकड़ के रखा है, फिर तो छूटना मुश्किल है। लेकिन अगर मेरी पकड़ ढीली है तो वो छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी के लिए कौन है, वहां पे जो एटीपी का प्रोसेस है, यहाँ पे ये मैंने आपको बात बताई थी, ये वाला, यहाँ एटीपी बाइंडिंग साइट, ये जो एटीपी है ना, यहां पे हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी की। क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी की, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। मतलब जो एटीपी है वो वाटर के साथ मिलेगा और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपेज, एटीपेज एंजाइम, एटीपेज जो है उसने क्या करा, एडीपी बनाया प्लस फॉस्फेट बनाई प्लस एनर्जी बनाई, और यही एनर्जी जो है, यही एनर्जी दोनों को ऐसे जोड़ के रखेगी। ये जो हेड है वो इस तरह से जुड़ा, हाइड्रोलिसिस मतलब एनर्जी, इसी एनर्जी ने एक्टिन को मायोसिन के साथ जोड़ दिया। अब होता क्या है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा है जेड लाइन के साथ, है ना। ये आप देखिए जेड लाइन के साथ जुड़ा हुआ है एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट जो है ये जेड लाइन के साथ जुड़ा है ना। ये जेड लाइन आ रही है, ये जेड लाइन है, इसके साथ ये एक्टिन फिलामेंट जुड़ा हुआ है, ये वाला, है ना, एक्टिन फिलामेंट जुड़ा है। अब जब थिक फिलामेंट, यानी कि ये जो ग्लोबुलर हेड था, ये वाला ग्लोबुलर हेड इसके साथ जाके जुड़ गया, ये सारे इसके साथ जाके ऐसे जुड़ गए। अब जुड़ने में क्या होता है, ये ऐसे खींचता है इसको, ये मतलब थिक फिलामेंट नहीं घूम रहा, थिक फिलामेंट वैसे का वैसे ही खड़ा है, लेकिन ये वाला इसको बोल रहा है आओ, ऐसे। मतलब ये थिन फिलामेंट क्या कर रहा है, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो ये जो थिक फिलामेंट है, ये जो थिन फिलामेंट है, ये वाला थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट इधर जाएगा और ये वाला थिन फिलामेंट इधर आएगा। तो जो एच जोन है, ये एच जोन जितना ज्यादा है तो एच जोन का डिस्टेंस कम हो गया।
एच जोन का डिस्टेंस कम हो गया, मतलब जो थिन फिलामेंट है दैट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसे क्या कहते हैं हम? दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या फिर कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। इसे क्या बोलते हैं? थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ मसल। मसल्स किस तरह से कंट्रैक्ट करते हैं, यही है पूरी प्रोसेस। जब एक थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर इस तरह से स्लाइड करता है और एच जोन जो है वो शॉर्ट हो गया है ना, एच जोन का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। द होल प्रोसेस इज नाउन एज, किस तरह से वो कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम जो है वो बाइंडिंग साइट के साथ जाके मिलता है, ट्रोपोनिन के साथ मिलता है। एज अ रिजल्ट की जो टेप है वो डाउनवर्ड आती है बाय एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्टीन में। फिर जो ग्लोबुलर हेड है मायोसिन का वो जाता है, सीधा जुड़ जाता है किसके साथ? एक्टीन के साथ, है ना, रिजल्टिंग the sliding of a thin filament over the thick filament. The whole process is known as sliding filament theory and it was given by Hanley and Huxley. ठीक है, इसको हम Hanley and Huxley थ्योरी भी कहते हैं। हक्सले ने दी थी बिकॉज दे हैव इन्वेंटेड द थ्योरी। ओके, अब देखिए अब हुआ क्या क्या इसमें, कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या स्टेप हुआ, आप ये चीज देखिए। जो एनर्जी रिलीज हुई, जो मतलब हमारा फॉस्फेट का एक ग्रुप, अब हुआ क्या, जब एडीपी रिलीज हुआ, ठीक है, ग्लोबुलर हेड से, मतलब जब एडीपी रिलीज हुआ और ये जो मायोसिन है वो जाके जुड़ गया कहाँ पे? बाइंडिंग साइट के साथ, और उस कंडीशन को भी एक टर्म दिया जाता है दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रिज। उसे क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। या फिर इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक, या फिर इसे कहेंगे पावर स्ट्रोक, और एक नाम और है इसका, दैट इज एक्टीन मायोसिन फॉर्मेशन। एक्टीन मायोसिन फॉर्मेशन, इसको ये कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज कहा जाता है, पावर स्ट्रोक कहा जाता है, और एक्टिन मायोसिन, जब मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ मतलब बाइंडिंग साइट के साथ जाके जुड़ गया। अब हुआ क्या क्या इन होल प्रोसेस में, क्या क्या चीजें हुई हैं वो चीज देखिए जरा। अब होल प्रोसेस में क्या क्या हुआ देखिए। सबसे पहले तो जो जेड लाइन है ना, दिस इज अ जेड लाइन जो ब्लैक कलर की है, जेड लाइन कम क्लोजर, पास आ गई, जेड लाइन पास में आ गई, एच जोन रिड्यूस हो गया, एच जोन रेड्यूसेस, ठीक है, उसका हाई कम हो गया। आई बैंड है, यस, आई बैंड की भी तो शॉर्टनिंग हो गई, आई बैंड भी छोटा हो गया, आई बैंड शॉर्टनिंग। कितनी सारी चीजें हुई हैं जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हुई, है ना। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपको समझाने के लिए था। बहुत लंबी वीडियो है लेकिन बहुत काम की वीडियो है। इससे मेरे को लगता है कि जितना मेरे सबसे हो सकता है मैंने आपको कोशिश करी है। अब देखिए, एक चीज होती है, अगर एक बार मसल कंट्रैक्ट कर गया है ना, ये कंट्रैक्शन हो गई मसल्स की, तो मसल्स का रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है। अगर परमानेंटली कंट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब जो बंदा है खत्म, बंदा खत्म हो जाता है, मतलब दैट कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को हम कहते हैं रिगोर मोर्टिस। रिगोर मोर्टिस क्या होता है कि जब परमानेंट कंडीशन हो जाती है हमारी कंट्रैक्शन की, व्हेन देयर इज नो रिलैक्सेशन, इसलिए उस कंडीशन को हम कहते हैं रिगोर मोर्टिस। इसलिए कहा जाता है कि जो डेड बॉडीज होती है ना, जो डेड बॉडीज हैं वो हमेशा परमानेंट स्टेज ऑफ कंट्रैक्शन पे ही रहती हैं, क्योंकि वहां पे रीजनरेशन ही नहीं हो पाती, एटीपी जो है वो रीजनरेट नहीं हो रहा। अब रिलैक्सेशन होने के लिए एटीपी का बनना जरूरी है, क्योंकि एक बार एटीपी टूट गया, एडीपी में टूट गया, फॉस्फेट ग्रुप में टूट गया, एनर्जी निकल गई, अब उसको फिर से भी तो एटीपी में जोड़ना होगा मस्त रिलैक्सेशन करने के लिए। लेकिन डेड बॉडी में ये रीजनरेशन नहीं हो पाती एटीपी की, और मसल्स कभी भी रिलैक्स ही नहीं हो पाते, इसीलिए उसे कहते हैं परमानेंट स्टेज ऑफ कंट्रैक्शन, और उस कंडीशन को हम लोग रिगोर मोर्टिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो रिगोर मोर्टिस क्या होता है?
permanent, it is a permanent state contraction, permanent state of contraction at the time of death. ओके, तो अब देखिए रिलैक्सेशन कैसे होती है. जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म बताया कॉन्ट्रैक्शन का, कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, कैसे कैल्शियम का रिफ्लक्स हुआ. अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ पॉइंट्स, इसको नोट डाउन करें. दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ मसल रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन का किस तरह से जो है वो मैकेनिज्म क्या है. देखिए, अगर मसल कंट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब मसल रिलैक्स भी करेगी. और रिलैक्स कैसे करेगी? सबसे पहले इंपल्स को रोकना होगा. स्टॉपेज ऑफ इंपल्स. जो न्यूरॉन्स ने जो मैसेजेस ला रहे हैं, न्यूरॉन्स को मैसेजेस रोकने पड़ेंगे, इंपल्स का रुकना पड़ेगा. स्टॉपेज होगी इंपल्स की, इंपल्स रुकेगी. जब इंपल्स रुकेगी तो उस समय क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन है, ACH एसिटाइल कोलिन जो है वो फिर से कहां जाएगा, वापिस जाएगा अपनी जगह पे. ACH है ना, लेकिन ACH को वापिस अपनी जगह जाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है. बिना एंजाइम के तो कोई भी कैटालिसिस नहीं होने वाली है ना, रिएक्शन नहीं होने वाली. तो इस एंजाइम का नाम होता है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज. एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एग्जाम, ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज, ये क्या करेगा, ये ACH को फिर से भेजेगा, रिमूव, पहले तो रिमूव करेगा. जो एसिटाइल कोलिन आई वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से वो SCR में गई, उसको रिमूव किया, उसको बोला चलो भैया तुम्हारा काम हो गया, निकलो, चलिए चाय पानी पी लियो, टेक गुड नाइट. ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन रिमूव हुआ. उसके साथ एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सेक्विस्ट्रेन. ये नाम याद रखना, ये थोड़ा सा टफ नेम है. कैल्सेक्विस्ट्रेन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसमें जो कैल्शियम होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर से जाता है. क्योंकि जब इफ्लक्स होता है कैल्शियम का, वो कहां से होता है, SCR से होता है. तो कैल्सेक्विस्ट्रेन की वजह से जो कैल्शियम है वो वापिस कहां जाएगा, बैक इन SER. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा TI है, मास्टर साहब फिर से एक्टिव हो गए. उन्होंने बोला ओके चल वापस चिपक जाके. वो ट्रोपोमायोसिन जो नीचे आया था बाइंडिंग साइट को, जिसने एक्सपोज किया था, उसने क्या करा, ट्रोपोमायोसिन ने बाइंडिंग साइट को क्लोज कर दिया. बोला ना भैया अब नहीं दिखाऊंगा, अब हो गया जो हो गया. ठीक है, जो TPI है वो क्या करेगा, विल रोल बैक. ठीक है, रोल बैक टू ट्रोपोमायोसिन. ओके, ये ट्रोपोमायोसिन हो. अब उसके बाद रीजनरेशन होती है. यहाँ नेक्स्ट रीजनरेशन, सारी प्रोसेस हो गई. जब सारी प्रोसेस हो गई उसके बाद रीजनरेशन हो रही है ATP की. अब ये सवाल पैदा होता है कि ATP की रीजनरेशन कैसे होती है. ये होती है हमारी फॉस्फोक्रिएटिन प्रोसेस की वजह से. किसकी वजह से, क्रिएटिन की प्रोसेस से, फॉस्फोक्रिएटिन की प्रोसेस से. इसको कैसे होगा, देखिए, जो ADP था बना हुआ वो मिलेगा जाके किसके साथ, फॉस्फोक्रिएटिन. देखिए क्रिएटिन जो है हमारी बॉडी के लिए थोड़ा हार्मफुल है. ठीक है, बताता हूं क्या होगा. फॉस्फोक्रिएटिन है ना, फॉस्फोक्रिएटिन के साथ ADP जो होगा वो मिलेगा. उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा ATP प्लस क्रिएटिन. ATP बन गया, यहां से रीजनरेशन हो गई ATP की. लेकिन ये जो क्रिएटिन है, ये क्रिएटिन जो है इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. ये हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको बाहर निकाल देती है क्रिएटिन को, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होता. ठीक, मसल तभी रिलैक्स होगी जब ATP की रीजनरेशन होगी. अगर ATP की रीजनरेशन नहीं होगी तो मसल जो है वो कभी भी रिलैक्स नहीं करेगी. तो रीजनरेशन हुआ ATP का, और उसके बाद एक लास्ट स्टेप होगा. वो लास्ट स्टेप का नाम क्या है, मायोसिन विल रिमूव फ्रॉम एक्टिन. मतलब एक्टिन से मायोसिन जो है पीछे हट जाएगा. इसका जो से नॉर्मल पोजीशन पे आ गया.
एक्टिन जो था वो नॉर्मल पोजीशन पे हमारा आ गया। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिलैक्सेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन भी मैंने आपको बताया, मैकेनिज्म आपको रिलैक्सेशन भी बताया और मसल्स के बारे में भी बताया। होप कि आप लोगों को मजा आया हो आज की वीडियो में। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि जो हमारा एक टॉपिक रह गया, छोटा सा टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर्स, और इसके साथ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, कि क्या क्या एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में, हमारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए कि क्या नहीं करनी चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय हिंद, बाय बाय।